नमस्कार स्टूडेंट्स, आज जो है हम अपने अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स जो हमारा सब्जेक्ट है इसका यूनिट नंबर 3 का जो हमारा टॉपिक चल रहा था रेलिवेंस ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कि जो इंडियन फिलोसफीज हैं या इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफीज है, इसमें जो हमारी बुद्धा फिलोसफी है, ठीक है, उसका जो है वो क्या योगदान है और आजकल के समय में ये कहाँ तक उपयुक्त है, कहाँ तक जो है इसके जो दिए हुए संदेश हैं बुद्धा फिलोसफी के वो आज कहाँ कारगर हैं। तो इस विषय पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम जो है वो मानवतावाद और बौद्ध शिक्षा प्रणाली दोनों चीजों पर अध्ययन यहाँ पर करेंगे कि मानवतावाद के लिए जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली है वो कितनी उपयुक्त है। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले अगर विशेषताएं देखें तो विशेषताओं में जो बुद्ध शिक्षा प्रणाली है हमारी, उसकी जो प्रणाली की विशेषताएं हैं उसके साथ हम आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसके साथ हम जो है वो उसको मिला करके देखेंगे कि कहाँ तक दोनों जो चीजें हैं आज भी जो है वो अपना अस्तित्व बनाए हुए वो शिक्षा प्रणाली हमारी आज की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हमारा मेन पॉइंट बनता है कि धर्म और नैतिकता पर जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो क्या है। आज जो अगर हम देखा जाए तो क्या है, बहुत जो धर्म है हमारा शिक्षा के अंदर उस पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए आज, और नैतिकता पर चर्चा करें तो देखिए उस समय में क्या था, उस समय जो शिक्षण व्यवस्था थी हमारी धार्मिक व्यवस्था थी, और जो क्या है अध्यापक को क्या है धार्मिक शिक्षा का पूर्ण ज्ञान था, धर्म का पूर्ण ज्ञान था, और शिक्षा के अंदर उन्होंने जो आध्यात्मिकता का जो प्राप्त करने का जो समय का फोकस था कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें बच्चों को क्या है धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। तो धार्मिक शिक्षा पर उस समय फोकस किया गया था, और इसके साथ ही साथ क्या था, नैतिकता पर भी फोकस किया गया था कि जो व्यक्ति के जो चरित्र है वो क्या है, चरित्रपूर्ण इंसान हम बनाएं, चरित्रपूर्ण विद्यार्थी हम बनाएं, नैतिकता से जुड़ा हुआ जो काम है वो हम करें। ठीक है, और आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए इस समय में, तो इस समय में क्या है, इन शिक्षाओं की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति है या जो शिक्षार्थी है वो क्या है, वो इन बुराइयों के अंदर इतना संलिप्त है कि जो हमारे संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं हमें क्या लुप्त अवस्था में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारी सही सुनता होगी, सदाचार हो गया, और उसके साथ साथ जो मानवता की भावना है, जो परोपकार की भावना है, मानवीय जो गुण हैं वो आज जो है हमें बहुत जरूरत है उन चीजों की जो कि उस समय की शिक्षा के अंदर हमारे हमें देखने को मिले थे। तो अगर इस शिक्षा प्रणाली को हम अगर अपनाएं तो आज के संदर्भ की जो शिक्षा प्रणाली है, जिसमें हम कहीं ना कहीं देख ही रहे कि हमारी जो एनपीसी 2020 है या इससे पहले भी जो 2 पॉलिसीज आई है उसमें भी हमने क्या किया है, हमने जो मॉरल वैल्यूज हैं या जो वैल्यूज की शिक्षा है वो हमने प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है। तो ये जो शिक्षा है ये हमें कहाँ से मिली है, ये हमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली से मिली है, जो कि आजकल का अगर प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात करें तो वो बहुत ही उपयोगी है आज के समय में भी। सेकंड पॉइंट हम इसमें बात करते हैं, शिक्षा जो है वो क्या है, सरल साधारण के लिए सुलभ हो, कि जो ऐसी शिक्षा प्रणाली पर उन्होंने बल दिया था कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, चाहे वो जाति पाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो ना किया जाए, है ना, सर्व समाज जो है वो शिक्षा ग्रहण करे, ऐसा बौद्ध शिक्षा दर्शन की ही देन थी। और आज की अगर शिक्षा के साथ भी जोड़ा जाए तो यही हमारा जो 1947 के अंदर जब हम आजाद हुए, उसके बाद हमारा जो 1949 के अंदर जब हमारा जो संविधान लागू हुआ, उसके अंदर जो हमारे जो पॉलिसीज हैं संविधान के अंदर जो हमने बनाया हुआ है, लिखा हुआ है कि क्या है कि जो शिक्षा है वो क्या है, हर व्यक्ति की पहुंच के अंदर हो, हर व्यक्ति जो है शिक्षित हो, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर जो है वो हम किसी भी प्रकार का जो पक्षपात ना करें, हर व्यक्ति को शिक्षित करना क्या है, हमारे कर्तव्य है, हमारा अधिकार है शिक्षा लेना। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो ये अगर देखा जाए तो ये प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, बौद्ध काल से ही चली आ रही हैं। तो जो आज भी क्या है, आज भी हमारे लिए शिक्षा क्या है, हमारा टारगेट यही रहता है कि हर एक बच्चा जो है वो शिक्षा ग्रहण करे और हर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करे, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का क्यों ना हो, उसके लिए सरकार जो है वो समय समय पर हमारे प्रयास रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं विस्तृत पाठ्यक्रम की, कि जो बौद्ध धर्म का पाठ्यक्रम है वो क्या है, वो विस्तृत है, बहुत अधिक विस्तृत था। उस समय जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में बटा हुआ था, महायान और हीनयान, है ना। तो जो महायान शाखा थी वो आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़ी हुई थी, जिसने की निर्वाण प्राप्ति के लिए जो है वो आध्यात्मिक शिक्षा को पर फोकस उसने किया था, बल दिया था। लेकिन
जो हीनयान शाखा थी वो क्या थी, वो आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ क्या है, व्यवहारिक विषयों की जो शिक्षा है उस पर भी बल देती थी कि व्यवहारिक विषयों के अंदर आपके कौन कौन से विषय, जैसे आपका सामाजिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया, खगोल शास्त्र हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे विषय जो थे जो कि दैनिक जीवन के लिए बहुत जरूरी थे, उन विषयों पर भी उन्होंने बल दिया ताकि जो क्या है, व्यक्ति का जो जीवन है वो जीवन सुलभ हो, जीवन आरामदायक व्यक्ति जीवन जिए, और इन जो जीवन के हमारे उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति, जो जैसे मोक्ष की पूर्ति उन्होंने बताया, तो वहां तक पहुंचने के लिए भी क्या है, इन संसारिक कष्टों से, इन संसारिक बंधनों से जब व्यक्ति मुक्त होगा, ठीक है, इन व्यवहारिक विषयों के ज्ञान के द्वारा, तो उन चीजों को जो है बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। और जो हायर लेवल पर उन्होंने मेनली फोकस किया था वो ये किया था कि उच्च जो शिक्षा है उसमें बच्चे की तार्किक शक्ति का विकास किया जाए, बच्चे की मनन शक्ति का विकास किया जाए, ताकि जो बच्चा है वो क्या है, शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये बात हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्यूरिकुलम था वो बहुत अधिक विस्तृत था उस समय में। और आजकल के अगर क्यूरिकुलम की हम बात करें तो कंपैरेटिवली आप देखिए क्यूरिकुलम कितना हमारा आजकल जो है वो फ्लेक्सिबल हो गया है। आजकल की जो एजुकेशन है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है कि जिसमें बच्चा ही हमारा फोकस रहता है। तो जो क्यूरिकुलम है वो भी क्या है, वो भी हमने बच्चे के अकॉर्डिंग ही बनाना है, बच्चे के अकॉर्डिंग ही फ्लेक्सिबल उसको हमने बनाना है कि कहाँ पर क्या कैसे हमने एडजस्टमेंट करनी है, ये बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग, अभिरुचि के अकॉर्डिंग, और उसकी जो कैपेसिटी है बच्चे की माइंड की, किसी भी चीज़ को, ज्ञान को ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हमने जो अपना क्यूरिकुलम है उसको हम मॉडिफिकेशन करते हैं टाइम टू टाइम। और इतनी सारी पॉलिसीज अगर हम इंडिया के उठा के देखेंगे तो जैसे हम 48 के अंदर, जो 49 के अंदर, जैसे ही हमारा जो शिक्षा प्रणाली हमारी लागू हुई है, जैसे राधा कृष्ण कमेटी से शुरू होती है और उसके बाद से अगर आप आज तक देखा जाए, सेकेंडरी एजुकेशन आया, कोठारी कमीशन आया, उसके बाद कितनी 64-66 की पॉलिसी हमारी आई, 84-86 की पॉलिसी हमारी आई, हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया 1992 के अंदर, उसके बाद 2005 के अंदर जो क्यूरिकुलम पे, स्पेशली क्यूरिकुलम पे आया है ना। और आज की जो शिक्षा जो लेटेस्ट समय में अगर देखें तो जो 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी है, तो वो जो क्यूरिकुलम का वहाँ का शेड्यूल है, वो क्यूरिकुलम में देखिए कितना, मान लो हमने टाइम टू टाइम चेंज किया, कितना फ्लेक्सिबल अपने क्यूरिकुलम को हमने बनाया है। और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ जो हमारा क्यूरिकुलम है आज का, हमारा भी विस्तृत क्यूरिकुलम जो है वो आज के टाइम में भी विस्तृत क्यूरिकुलम है। हर बच्चे को जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो व्यवसाय को चुनने की आज़ादी है, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपना सकता है, स्वतंत्र है बच्चा। तो वहाँ पर जो हमारे क्यूरिकुलम में क्या है, क्यूरिकुलम में भी हमारे पास बहुत अधिक स्पेस है। तो ये जो चीज़ें हैं हमें आज के टाइम में जो मिली हैं, ये कहाँ से मिली हैं, ये हमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ही देन है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंदर भी जो आपका पाठ्यक्रम था वो बहुत अधिक डिटेल के अंदर था, बहुत अधिक उसके अंदर क्या था, विस्तृत था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्त्री शिक्षा की, कि स्त्री शिक्षा क्या है। स्त्री शिक्षा देखिए स्टूडेंट्स की, समाज के अंदर एक हिस्सा अगर पुरुष का है तो दूसरा जो है वो क्या है, स्त्रियों का भी है। तो स्त्री शिक्षा पर उस समय पर बहुत बल दिया गया था, बहुत काम किया गया था स्त्री शिक्षा पर। हर स्त्री को पढ़ने का अधिकार था उस समय में। और स्त्रियों को जो शिक्षा थी वो क्या थी, अब होम साइंस की शिक्षा थी, ललित कलाओं की शिक्षा थी, इसके साथ साथ क्या है, संगीत की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, तात्विक विषयों की शिक्षा स्त्रियों को दी जाती थी। और जो शिक्षा स्वतंत्र थे, कुल मिला के अगर हम कहें तो ये बात यही निकल के आती है कि स्त्रियां जो थी वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र थी। और आज के सिनेरियो के अंदर भी हम देखिए कि आज मानवतावाद के विचार जो हैं वहाँ पर क्या है, आज स्त्रियां जो हैं वो, आप अगर हम अपने इंडिया की बात करें या कहीं और की बात करें तो स्त्रियों के लिए आज भी जो है वो शिक्षा प्राप्ति के लिए जो सरकार है वो काफ़ी प्रयासरत है। हमें आज भी जो है वो स्त्रियों को क्या है, समाज के अंदर समान स्थान हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे किसकी देन है, ये हमारे बोधकालीन शिक्षा प्रणाली की देन है। जो बोधकाल से पहले का समय था उस समय में स्त्रियों की शिक्षा पर इतना बल नहीं दिया गया था। और बोध शिक्षा के बाद भी क्या है, बोध शिक्षा के सिमिलर भी एक कंटेंट आ गया था कि जो बाल विवाह के ऊपर था, ठीक है। बाल विवाह के कारण क्या था कि जो स्त्रियां थी उनकी अर्ली एज के अंदर मैरिज कर दी जाती थी, जिसकी वजह से क्या है, उनकी जो शिक्षा थी वो अधूरी रह जाती थी, ठीक है। तो और इसके अंदर एक चीज ये भी थी कि जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी, है ना, उनकी जो शिक्षा थी, उनकी शिक्षा पर खास रूप से उनको स्वतंत्रता थी। लेकिन जो महिलाएं निम्न वर्ग से बिलोंग करती थी वो बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के कारण क्या है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी। लेकिन हम वर्तमान समय के अंतर्गत अगर हम देखें तो आज जो है वो हर स्त्री है वो जो है वो शिक्षा लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं
गुरु शिष्य संबंध और अनुशासन की बात करते हैं कि जो विद्यार्थी का और जो गुरु का संबंध है वो किस प्रकार का होना चाहिए, अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने ये कहा कि जो गुरु है वो क्या है, वो अध्यापक एक पिता की भांति है ना। और एक गुरु को कैसा होना चाहिए, पिता की भांति होना चाहिए। एक शिष्य को कैसा होना चाहिए, एक शिष्य को भी क्या है, पुत्र की भांति होना चाहिए। और उस समय भी क्या था, जो शिष्य थे वो बहुत अधिक आदर करते थे अपने गुरुओं का, अपने गुरुओं के लिए क्या है, भिक्षा भी मांग करके लाते थे, और जिससे कि वो क्या है, अपना गुजारा करते थे, है ना। तो और उसके साथ साथ क्या, उसके साथ साथ अनुशासन में रखना। शिक्षा कहाँ होती थी, मठों के अंदर होती थी, विहारों के अंदर होती थी, बहुत सारे संस्कार हुआ करते थे, प्रवज्जा संस्कार, उपनयन संस्कार, है ना। तो ये सारी चीजें उस समय में थी। और जो विद्यार्थी था वो क्या था, उसको अनुशासन में रहना था। अनुशासन में रहने के लिए उसके पास 10 नियम भी उसके लिए लागू किए गए थे, जो कि नियम कौन कौन से थे, जिसमें फर्स्ट अगर हम जिक्र करें तो फर्स्ट हमारा जैसे सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना, सदाचार का पालन करना, और भोग विलास में नाम पढ़ना। इसके साथ साथ क्या है, जो सोने चांदी के जो जेवर हैं या जो ये महंगी वस्तुएं हैं इनको धारण ना करना, आरामदायक बिस्तर को धारण ना करना, इतर आदि चीजों को धारण, सुगंधित चीजों को धारण ना करना, ठीक है। इसके साथ साथ चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, अहिंसा, सत्याग्रह, ठीक है, सत्य पर बल देना, अपरिग्रह, ऐसे बहुत सारे जो डिसिप्लिन थे वो बच्चे के लिए थे उस समय में, और बच्चे को उनको पालन करना होता था। और अगर बच्चा पालन नहीं करता था तो जो अध्यापक को इस चीज़ का अधिकार था कि वो बिहार में जाकर के बच्चे की जो है वो शिकायतें दर्ज करवा सकता था। तो जो डिसिप्लिन था, ये डिसिप्लिन उस समय से भी चला आ रहा है, और ये चीज़ें आज के समय में भी बड़ी जरूरत है इन चीज़ों की, कि बच्चा जो है वो बुराइयों से बचे और बच्चा जो है वो अच्छा जीवन यापन करे, गुरु के साथ अच्छे संबंध बनाए और अनुशासन में रहे, सेल्फ डिसिप्लिन में रहे। डिसिप्लिन कई प्रकार के हो सकते हैं, बहुत प्रकार के डिसिप्लिन हो सकते हैं, लेकिन जो शिष्य और गुरु के जो आज का जो बिगड़ता सिनेरियो हम देख रहे हैं ना, आज के संबंध में जिस प्रकार के रिलेशन गुरु के और शिष्य के हैं, कि आए दिन आप देख रहे हो कि किस प्रकार से लड़ाई झगड़े मारपीट ये सब चीजें हम देखने को मिल रही हैं। और जो छात्रों का जो पतन हो रहा है एक टाइप से, आप देखिए जो छात्र पतन की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, तो इन बुराइयों को अगर हम काबू कर दें, तो बोध शिक्षा को अगर हम आज के समय में भी ग्रहण करते हैं, उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो हमारा जो अध्यापक और जो शिष्य का संबंध है वो बहुत सुधर सकता है ना। और क्या है, जो विद्यार्थी को क्या है, विद्यार्थी के अंदर हम गुण बने, विद्यार्थी को अपने कर्तव्यों से अवगत कराएं, शिक्षक को भी अपने कर्तव्यों का जो है वो आभास होना चाहिए, पाठ्यक्रम का उसको ज्ञान होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ क्या है, अनुशासन को अपना करके हम अपने जीवन को या अपनी जो शिक्षण व्यवस्था है हम उसको अपना सुचारू रूप से चलाएं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस पर भी उन्होंने फोकस किया। अब इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण पद्धतियों की, कि शिक्षण पद्धतियां कैसे होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, कि जो शिक्षण पद्धतियां हैं हमारी वो क्या होंगी, कि जो शिक्षण पद्धति है आजकल के टाइम के अगर हम देखा जाए तो एक टाइम ऐसा था कि लेक्चर मेथड से आपको पढ़ाया जाता था, प्रवचन विधि से आपको पढ़ाया जाता था, है ना। तो प्रवचन विधि के साथ साथ आपके डिस्कशन मेथड हो गया, जैसे वाद विवाद हम करते हैं किसी भी चीज पर, ठीक है। उसके साथ ही साथ क्या भ्रमण विधि, कि भ्रमण के माध्यम से, कहीं यात्राओं के माध्यम से यदि हम सीखते हैं, तो वो चीजें। और उसके साथ साथ आपका जो है वो तर्क विधि भी हम कहेंगे, कि तर्क के माध्यम से हम बच्चे को पढ़ाएं, बच्चे जो है वो तर्क वितर्क करें किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के, है ना। और उसके साथ साथ क्या है, आपकी निर्देशन विधि में जिसमें क्या होता है कि टीचर जो है वो अपने बच्चे को निर्देश देता है ना। तो और उसके साथ साथ क्या आपका जो है परिभ्रमण विधि हो गया हमारा, क्रिया अभ्यास विधि, की क्रियाओं के माध्यम से बच्चे को अभ्यास कराएं, इन विधियों पर फोकस किया गया था। और बाल केंद्रित विधियां, जो कि जिसमें बच्चा जो है वो फोकस होता है, बच्चे का जो केंद्रीकरण हम करते हैं, कि बच्चे की समस्या के अकॉर्डिंग ही हम उसको सुझाव दें, उसको उसकी जरूरतों के हिसाब से उसको पढ़ाया जाए। तो इन शिक्षण विधियों पर उस समय फोकस किया गया था। और आजकल के शिक्षण विधि देखे जाए तो देखिए आजकल क्या है, आजकल की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जिसमें बच्चा क्या है, बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग ही हम बच्चे को पढ़ाते हैं, है ना। बच्चे की रुचि क्या है उसी के अकॉर्डिंग ही वो अपने जो व्यवसाय का चुनाव करता है, वैसे ही शिक्षण पद्धति को चुनाव करता है। और किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए, किसी भी क्यूरिकुलम को पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स
हमें जो है वो क्या है, कोई एक निश्चित विधि नहीं होती है। विधि को हम जो है वो आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम विधि का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक विधि से बच्चे को मान लो समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दूसरी विधि का भी जो है वो अध्यापक प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, और बहुत सारी विधियां जो हैं वो उस समय में भी प्रचलित थी और आज भी प्रचलित हैं। जैसे इंडिया जैसे देश के अंदर अगर हम देखा जाए ना, जहाँ पर की संसाधनों का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ पर अभाव है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जैसे लेक्चर मेथड से इंडिया के क्लासरूम से इतने बड़े बड़े होते हैं, क्लासरूम मान लो किसी क्लास के अंदर 25 बच्चों का रेशियो है, कहीं पर 30 बच्चों का भी रेशो है, कहीं पर 35 बच्चों का भी रेशो है। तो वहाँ जहाँ पर हम प्रोजेक्ट से बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, वहाँ पर क्या है, हम जो है वो लेक्चर मेथड से या वाद विवाद मेथड से या प्रोजेक्ट मेथड से हम बच्चे को जो है वो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड, है ना। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी थी उस समय भी और आज भी बहुत अच्छी हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें एक लास्ट पॉइंट पर इन्होंने बात की थी कि एक आदर्श मानव का निर्माण करना, कि जो शिक्षा है हमारी उसका उद्देश्य क्या है, मेनली एक आदर्श मानव का निर्माण करना, कि एक आदर्श मानव एक सभ्य समाज का हिस्सा होता है ना। एक जो मानव जीवन है इसका उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य है निर्वाण की प्राप्ति। ऐसा किसने कहा, ऐसा बोध शिक्षा प्रणाली कहती है कि जो व्यक्ति का जीवन है उसका उद्देश्य क्या है, मुक्ति की प्राप्ति। तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है, मुक्ति की प्राप्ति के लिए हमें जो है वो क्या करना है, एक आदर्श मानव बनाना है। आदर्श मानव बनाने के लिए जो है उसको सही दिशा हम दें, सही व्यवहार कुशलता हम उसे सिखाएं, सदाचरण हमें उसको सिखाएं। और उसके साथ साथ क्या है, जो आचरण के बहुत सारे गुण हैं, संस्कार युक्त होना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं उससे भी बच्चे को अवगत कराएं कि जो हमारे देश की बेटा कल्चर क्या है, उस कल्चर के को हमने कैसे अपनाना है। हमने जो है वो जो मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट आता है कि हमने मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अगर हम अपनी कल्चर से दूर हो जाते हैं, हम अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं, तो जो देखिए जो पेड़ अपनी जड़ों से दूर हो जाता है वो कभी भी हरा भरा नहीं रह सकता। हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो हमारे पास एक अथाह भंडार है जो साहित्य का हमारे समाज के अंदर, जो हमारे पूर्वजों से हमें ज्ञान मिला है, हमें उन चीज़ों से शिक्षा ग्रहण करनी है और उन चीज़ों के अंदर उन वहाँ पर जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अपने व्यक्तित्व के अंदर ढालना है, ताकि हम जो है क्या एक अच्छा इंसान बने। एक अच्छा इंसान क्या है, एक समाज का निर्माता होता है और जो न केवल समाज के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी काम करता है ना। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है जिसके साथ जो है वो हम अपनी शिक्षा के अंदर जो है इन बौद्ध धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं इनको हम ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो शिक्षा का आदर्श है आधुनिक शिक्षा का, वो आज भी क्या है, बौद्ध धर्म हमारे लिए आज भी प्रेरणादायक है, आज भी अभूतपूर्व है, आज भी अकथनीय है, जिनको चाहे कितना ही हम वर्णन करें लेकिन फिर भी कम है। बहुत ही अच्छी चीजें इसके अंदर थी। एक बार फिर से अगर हम इसको रिवीजन करें तो देखिए, जो मानवतावाद क्या होता है, जो मानवता की अच्छाई के लिए काम करे, जो मनुष्य के लिए काम करे, जो विशेषताएं जो थी हमारे बौद्ध धर्म की वो कौन कौन सी थी। देखिए सबसे पहले धर्म और नैतिकता पर बल हमने दिया कि ये जो धर्म था वो धर्म था वो नैतिक शिक्षा पर और धर्म पर बल देता था। दूसरा, शिक्षा का स्वरूप क्या था उस समय, सरल साधारण के लिए सुलभ थी शिक्षा, और ये आज के अंतर्गत भी संदर्भ में भी हम देख रहे हैं। उसके साथ ही साथ क्या, विस्तृत पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। और उसमें क्या था, विस्तृत पाठ्यक्रम था कि जो हमारा धर्म था दो भागों में, महायान और हीनयान में बंटा हुआ था। दोनों में जो क्या था, महायान में हमारी थी नैतिक मूल्यों पर, आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा, और जो हीनयान शाखा थी बौद्ध धर्म की उसके अंदर क्या था कि व्यवहारिक विषयों पर बल, लौकिक विषयों पर बल। ठीक है, और उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्त्री शिक्षा का विकास, की उस समय में स्त्रियों की शिक्षा पर भी बहुत अधिक फोकस किया जाता था, स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने की अपॉर्चुनिटी उस समय थी। ठीक है, जो कि आज के संदर्भ में भी जो है वो लागू है, और आज भी स्त्रियों की शिक्षा पर हमारी जो सरकार है या जो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो बल देती है। फिर है गुरु शिष्य संबंध और अनुशासन, है ना, कि गुरु संबंधी शिष्यों का जो है वो संबंध किस प्रकार से था, अच्छे थे, मधुर थे और मधुर ही होने चाहिए और एक दूसरे का आदर करें। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, अनुशासन में रहे, अध्यापक को अपने कर्तव्य का बोध हो और उसके साथ साथ जो शिक्षार्थी है उसको अपने कर्तव्य का बोध हो। तो दोनों जब मर्यादा के अंदर रहते हैं तो वहाँ पर एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की शिक्षा जो थी वो क्या थी, वो बौद्धिक शिक्षा प्रणाली की ही देन थी। और उसके बाद बात करें शिक्षण पद्धतियों के विकास की बात करें
तो जो शिक्षण पद्धतियों का विकास था वो उस समय में बहुत सारी शिक्षण पद्धतियां थी जिनका आज के संदर्भ में क्या है, विकास हुआ है। और एक आदर्श मानव का निर्माण करना, जो कि हमारी शिक्षा पद्धति का अल्टीमेट एम होता है कि हम जो है वो मोक्ष की प्राप्ति करें, निर्माण की प्राप्ति करें। लेकिन वो कैसे संभव है? वो एक आदर्श मानव के निर्माण से ही संभव है कि अगर हमने एक आदर्श मानव का निर्माण हम करते हैं तो वो एक समाज के लिए उपयोगी जो है वो बनता है। और तो ये चीजें थी इसके अंदर। अगर अब हम उसका थोड़ा सा समरी या समराइज इसका हम करें तो देखिए, जो जन्म था महात्मा बुद्ध का वो 563 ईस्वी में हुआ था, 563 ईस्वी में, ठीक है। और जो मृत्यु हुई थी ठीक है, मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व। ये इनका पीरियड था, जीवन पीरियड जिसको जीवन काल हम कह सकते हैं। ये चीजें थी इसकी। और इसके बाद जो है वो ईस्वी पूर्व लिखेंगे इसको भी, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो उन्होंने क्या है धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए काम किया था। बौद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध साहित्य जो है इसके अंदर 3 पिटक लिखे गए थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। महात्मा बुद्ध ने इसके अलावा 4 आर्य सत्य दिए थे। इसके अलावा जो है इन्होंने क्या है 4 मूल सिद्धांत भी इन्होंने दिए हैं, ठीक है। 4 मूल सिद्धांतों में हमारे जो थे प्रत्यय समुत्पाद, क्रमवाद, नस्वरता और अनात्मवाद, ये 4 चीजें इन्होंने मेनली दी थी। इसके अलावा क्या है इनके जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो मेनली क्या था, अज्ञानता को दूर करना और अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की प्राप्ति के दौरान निर्माण को प्राप्त करना। ये इनकी शिक्षा का मेन जो था मोटिव था, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने जो बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रणाली हमें दी, जिसका योगदान क्या है, बहुत अधिक योगदान हमारी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत है। थैंक यू।